सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण, जिसके अंतर्गत इनके कुछ सामान्य गुणों को, जैसे परमाणु त्रिज्या को हम कल पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं आयनिक त्रिज्या। एक संक्रमण श्रेणी में समान ऑक्सीकरण अवस्था के लिए आयनिक त्रिज्याएं नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर घटती हैं या यह क्रम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्विसंयोजी आयनों के लिए अधिक स्पष्ट है। इसे हम इस उदाहरण से देख सकते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक सबके द्विधनायनों की आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः पिकोमीटर में 79, 82, 82, 77, 74, 70, 73 और 75 क्रमशः ये घट रही हैं। आयनिक त्रिज्याएं उसी आवर्त के प्रतिनिधि तत्वों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती हैं, अर्थात नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा आयनों की आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः घटेंगी। अब देखते हैं धात्विक गुण तथा जालक संरचनाएं। सभी संक्रमण तत्व धात्विक गुण रखते हैं, जैसे धात्विक चमक, घातवर्धनीयता, उच्च तन्य शक्ति तथा उच्च ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता ये प्रदर्शित करते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी अधिक होते हैं। लगभग सभी संक्रमण धातुओं में सरल हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जालक पाए जाते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर शेष सभी तत्व सामान्य ताप पर एक या अधिक प्रकार की संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इनकी कुछ जालक संरचनाएं दी हुई हैं, आप देखिए। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक HCP, BCC, CCP और CCP है। द्वितीय श्रेणी में इट्रियम, जिरकोनियम है। इनमें भी देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से क्यूबिक क्लोज पैकिंग तक ये बदल रहा है। वैसे ही तृतीय संक्रमण श्रेणी में लैंथेनम से लेके मरकरी तक है। ये भी लैंथेनम तीनों प्रदर्शित करता है, हैफेनियम 2 और बाकी सभी एक जालक संरचना प्रदर्शित करते हैं, जो BCC या CCP है। घनत्व। किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर संक्रमण तत्वों के घनत्व में वृद्धि होती है। आप देखिए यहाँ स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाते हैं, घनत्व क्रमशः इनका 3.43 से 7.1 तक बढ़ता है। किसी श्रेणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या और इस प्रकार परमाणुिक आयतन में कमी होती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इसी कारण घनत्व में वृद्धि होती है। जिंक के अपेक्षाकृत कम घनत्व का कारण उसके परमाणुिक आयतन में वृद्धि होना पाया जाता है। कॉपर का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और जिंक का 7.1 है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसका परमाणुिक आयतन अधिक है। गलनांक और क्वथनांक। संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक प्रतिनिधि तत्वों की तुलना में काफ़ी अधिक होते हैं। गलनांक आरंभ में अधिक मान तक बढ़ते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्रमिक रूप से घटते हैं। जैसा कि हम इस फिगर को देखें, ट्रांजिशन मेटल के लिए गलनांक और क्वथनांक दिया हुआ है। आप देखिए ये क्रमशः क्या होगा, हैफेनियम से टेंटेनम तक बढ़ेगा और यहाँ से देखिए
थैलियम से क्रोमियम तक बढ़ता है, फिर मैग्नीज का कम हो जाता है, फिर आयरन कोबाल्ट निकिल का क्रमशः एक जैसा है और फिर कॉपर की तरफ कम हो जाता है। यहाँ भी जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम में क्रमशः ये बढ़ता है, फिर थोड़ा सा टेक्नीशियम में घट जाता है, फिर रुदेनियम रोहोडियम पैलेडियम में रुदेनियम तक बढ़ता है और ये पुनः नीचे आएंगे मरकरी तक घट जाता है। यहाँ देखते हैं हैफेनियम टेंटेलम टंगस्टन तक ये बढ़ता है गलनांक, फिर रेनियम ऑस्मियम और ये क्रमशः घटता ही जाता है, यहाँ से यहाँ तक घटता है और पुनः गोल्ड का सबसे कम हो जाता है। तो संक्रमण तत्वों के जो उच्च गलनांक और क्वथनांक हैं वो उनमें क्लोज पैकिंग के कारण होती है, क्योंकि संक्रमण धातु प्रबल धात्विक बंधों द्वारा बंधा रहता है। धातु को गलाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धात्विक बंधों को की शक्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, धात्विक बंध उतना ही मजबूत होगा एवं संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर मध्य तक अर्थात D5 संरचना तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, अतः धात्विक बंध की शक्ति और इस कारण गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता है। D5 संरचना के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना शुरू हो जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है, जिसके कारण मध्यांतर के पश्चात श्रेणी में तत्वों के गलनांक और क्वथनांक लगातार घटते जाते हैं। जिंक कैडमियम और मरकरी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका गलनांक 234 डिग्री केल्विन होता है। अब कणीकरण की एंथैल्पी, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे कणीकरण एंथैल्पी का मान सामान्य रूप से अधिक होता है। प्रथम श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों की कणीकरण एंथैल्पी का मान अधिक होता है। संक्रमण तत्वों की कणीकरण एंथैल्पी के उच्च मान उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो इनके मध्य अंतर परमाणुक बल अधिक होगा, जिनके कारण इनके परमाणु प्रबल बंधों से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि इनकी कणीकरण एंथैल्पी के मान सामान्य तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है। आप देखिए इनकी कणीकरण एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है, क्रमशः घट रहा है। ये आयरन कोबाल्ट निकिल है और पुनः जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर अर्धपूरित अवस्था हो गई, स्थायित्व हो जाता है, इसलिए घट जाता है। फिर ये बढ़ता है और पुनः घट जाता है। ऐसे ही ये द्वितीय का है, ये बढ़ा, फिर घटा, फिर ये तीनों हैं जिनमें अर्धपूरित अवस्था है, फिर ये क्रमशः घट गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनकी कणीकरण ऊर्जा भी अधिक होती है।
आयनन एंथैल्पी देख लेते हैं। संक्रमण तत्वों में आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जाओं के मान एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक होता है, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान से कम होता है, क्योंकि इनका आकार एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण, तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान इसमें दिए हुए हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए स्कैंडियम से लेके जिंक तक प्रथम है 631 से लेके 906 तक। द्वितीय आयनन विभव है, आयनन एंथैल्पी है 1235 से लेके 1958 तक, और तृतीय आयनन एंथैल्पी है 2393 से 3556 तक कॉपर तक। जिंक में यह मान 3829 किलोजूल पर मोल है। मतलब जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, इनकी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान क्रमशः बढ़ रहे हैं। संक्रमण तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मान काफ़ी अधिक होते हैं तथा एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच के कोटि के होते हैं, क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्याएं एवं नाभिकीय आवेश एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच की कोटि के होते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा छोटे हैं और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा बड़े होते हैं। इसी कारण संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जाएं इन दोनों के बीच की होती हैं। इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो इसमें इनकी प्रथम आयनन ऊर्जा दी हुई है तीनों सीरीज की। यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्रमशः लगभग इनका बराबर है। टाइटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम तक, फिर ये क्रमशः बढ़ रही है, ये यहाँ तक। ये यहाँ तक बढ़ रही है आयरन तक, और फिर ये लगभग ये ऐसे समरूप हो रही है। तो क्रमशः ये बढ़ती ही है। तीनों सीरीज का दिया हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों की आयनन एंथैल्पी के मान। संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान काफ़ी अधिक होते हैं तथा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच की कोटि के होते हैं, क्योंकि किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ आयनन एंथैल्पी में वृद्धि परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ उत्पन्न नाभिकीय आवेश में हुई अधिकता के कारण होती है। प्रवेशित इलेक्ट्रॉन n-d उपकोष में ही प्रवेश पाता है तथा नाभिक के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को आवरणित करता है। इसी कारण परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा में वृद्धि अपेक्षाकृत कम एवं अनियमित होती है। इसके बाद देखते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की आयनन ऊर्जाएं प्रथम, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जाओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। तृतीय संक्रमण श्रेणी में तत्वों में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। 4f ऑर्बिटल में उनकी सामान्य आकृति के कारण क्षीण आवरणीय प्रभाव होता है, जिसके फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर उच्च नाभिकीय आकर्षण होता है। अतः तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों को आयनित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण
तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की आनन ऊर्जाएं प्रथम एवं द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की आनन ऊर्जाओं की अपेक्षा अधिक होती है। आनन ऊर्जा एवं संक्रमण धातुओं के यौगिकों का ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जाओं का उपयोग उनके यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व की गणना करने के लिए किया जा सकता है। संक्रमण धातु को एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जाओं का योग जितना कम होगा तथा धातु के यौगिकों का उस विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे निकिल यौगिक प्लैटिनम यौगिकों की अपेक्षा ऊष्मागतिकीय रूप से अधिक स्थायी होता है, जबकि प्लैटिनम यौगिक निकिल यौगिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इसे समझ सकते हैं निकिल और प्लैटिनम की आयनन ऊर्जाओं के आधार पर। IE1 से IU2 निकिल के लिए 2.4 × 10⁻³ और प्लैटिनम के लिए 2.66 × 10⁻³ है। आयनन ऊर्जा किलोजूल पर मोल में IE3 से IE4 का और IE1, IE2, IE3 और IE4 के योग क्रमशः निकिल के लिए 11.29 × 10⁻³ और निकिल के लिए 9.36 × 10⁻³ है। इससे स्पष्ट है कि निकिल की प्रथम एवं द्वितीय आयनन ऊर्जाओं का योग प्लैटिनम की अपेक्षा काफ़ी कम है। अतः निकिल को निकिल द्विधनायन आयन में आयनित करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि प्लैटिनम को प्लैटिनम द्विधनायन आयन में परिवर्तित करने में निकिल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए निकिल सेकेंड यौगिक प्लैटिनम सेकेंड यौगिकों की अपेक्षा कम है। अर्थात प्लैटिनम 4 में आयनित होने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, इसलिए प्लैटिनम का 4 स्टेटस काफ़ी स्थायी है। निकिल का कोई ऐसा यौगिक ज्ञात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल कुछ और गुणों के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।